डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे वन शॉर्ट वीडियो फॉर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड होगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा आपको सब कुछ, और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से किस तरीके का क्वेश्चन अराइज होता है। वो सब कुछ आपको अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर तो बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं अपने क्लास में आज क्या है। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्लास को। चलिए सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल्स क्या होता है, फिनॉल्स और ईथर क्या है। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और OH ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे अल्कोहल कहते हैं। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H रिप्लेस होकर OH जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल्स कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स का यहाँ पे एग्जांपल है आपको CH3OH, C2H5OH, या इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो भी आपका एलिफेटिक होता है ग्रुप, उसके साथ OH जुड़ा हुआ है तो वो सब क्या कहलाता है, अल्कोहल्स कहलाता है। ठीक है, फिनॉल्स कब होता है, जब आपका एरोमेटिक रिंग के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल्स कहते हैं। जैसे C6H5OH है तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फिनॉल हो गया। ओके, ईथर क्या होता है, ईथर का जो पहचान है वो क्या है, O के साथ आपका दोनों तरफ, ये डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ईथर, है ना। तो डाइवैलेंट है तो इसके दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप होता है, यानी देखिए O R, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसे जब इसके बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि R और R जो होगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम होता है तो सिमेट्रिकल कहलाता है और डिफरेंट होता है तो अनसिमेट्रिकल कहलाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि R हमेशा अल्काइल ही होगा, अराइल भी हो सकता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कैसे बांटेंगे अल्कोहल को। तो एक पहले मोनोहाइड्रिक में बांटेंगे और पॉलीहाइड्रिक के अंदर ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड में कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड होगा, यानी कि जो OH ग्रुप होगा ना, वो OH ग्रुप जो अटैच होगा वो किसके साथ होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होगा। इसे फर्दर आप बांटेंगे तीन में। एक होता है आपका क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। अलाइलिक अल्कोहल जो है वो आपको आगे बताती हूँ। अलाइलिक अल्कोहल में बांटा जाता है, एक बेंजाइलिक अल्कोहल होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था हेलो अल्कीन्स और अरीन्स का, वहाँ डिटेल में ये सारी बातों को समझाया कि अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। आप उसके स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है 10 से 15 मिनट वीडियो को देख लेंगे तो ये सारा चीज आपको बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया है, यहाँ पे भी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए, और फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 सी का CsP2OH बॉन्ड होगा, यानी कार्बन, वैसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा उससे OH जुड़ा रहेगा। तो उसमें दो तरह का होता है, एक विनाइलिक होता है और दूसरा फिनॉल होता है। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री का पहचान क्या है कि जब OH जो होगा वैसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जो 1 डिग्री, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो या अकेला हो, तो वो 1 डिग्री कार्बन होता है। जब आपका कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, जब आपका कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। और जब आपका कार्बन 3 साइड से कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। और इससे अटैच जो OH ग्रुप होता है उसे उसी के रेस्पेक्टिव नाम दिया जाता है, यानी 1 डिग्री कार्बन से तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री से तो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री से तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अलाइलिक का पहचान होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे अलाइलिक कहते हैं। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसे ही अलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। अब यहाँ पे भी यानी 1-2 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये कार्बन ऐसा है जो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप जिससे जुड़ा है उस कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये OH जो है ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये इधर से भी कार्बन से, इधर से, जहां भी H लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, आप समझेंगे कि वो कार्बन अटैचमेंट दिखाया गया है। ठीक है, तो वो OH से जुड़ गया तो 3 डिग्री हो गया। उसी तरह से बेंजाइलिक की पहचान होती है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेंजाइल है। ठीक है, तो बेंजाइल ग्रुप यानी कि CH2 के साथ OH जुड़ गया तो बेंजाइल हो गया। अब इसी H के साथ फिर एक और कार्बन जोड़ दीजिएगा तो ये यहाँ पे एक कार्बन से था 1 डिग्री, यहाँ से एक ही कार्बन से ना जुड़ा है, और ये किस, एक इधर से कार्बन से, इधर से कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। और ये इधर से भी कार्बन से और दोनों तरफ से कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये आपने देखा कि
यहाँ हर एक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का पहचान यही होता है कि कार्बन अटैच रहे सिर्फ एक कार्बन से या अकेला रहे तो 1 डिग्री, अगर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री, और अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, अपने 3 कार्बन से जुड़ा है उसके साथ OH जुड़ा है तो वो 3 डिग्री हो जाता है। तो ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं आप, तो बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक क्या होता है, ये जो होता है ये विनाइल ग्रुप होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी ये जो डायरेक्ट होता है ये विनाइल होता है और इसके साथ OH जुड़ गया तो विनाइलिक अल्कोहल हो गया। और फिनॉल से तो आप परिचित हो ही चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे अब देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, यही बोला मैंने आपको कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्लासिफाई द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दिया हुआ है आपको, है ना, तो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो OH जुड़ा है वो भी 1 ही डिग्री से जुड़ा है। यहाँ जो OH जुड़ा है वो कितने डिग्री से जुड़ा है, दो तरफ के कार्बन से है तो 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो OH जुड़ा है वो 3 डिग्री से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री हो गया। इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, तो 3 डिग्री हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है, इसलिए वो चीज मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ओके, तो चलिए अब ईथर को देख लेते हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में सेम अल्काइल ग्रुप होता है और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब अल्कोहल का नाम लिखना सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर पे आ गए हम लोग। तो अल्कोहल्स का दोनों नाम लिखेंगे, कॉमन नेम और आयुपक नेम। ठीक है, कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है, अल्काइल अल्कोहल आप लिख देते हैं, यानी कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप को लिख दीजिए और अल्कोहल वर्ड ऐड कर दीजिए, तो वो हो गया कॉमन नेम। अगर आयुपैक नेम की बात करें तो आप करते क्या है, अल्केनॉल लिखते हैं। ये जो OL है वो सफिक्स नेम है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करता है मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ, तब ग्रुप की तरह, तो वो सफिक्स नेम यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे CH3OH है तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये C2H5OH है तो इथाइल अल्कोहल हो रहा है। इसी तरह से समझिएगा इसे। यहाँ पे OH ग्रुप किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कैसा है, देखिए ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये दो साइड से कार्बन से जुड़ा है, 2 साइड से कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन हो गया, ब्यूटाइल हो गया, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल उठेगा कि मैम यहाँ नहीं लिख सकते थे क्या, यहाँ भी लिखेगा तो सेकेंडरी ही होगा, क्योंकि ये भी कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन ही है ना, 2 डिग्री ही है, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, उसी तरह से देखिए फिर नेक्स्ट है ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसे आप बोल सकते हैं क्या, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसो ग्रुप कहलाता है। तो आइसो 4 कार्बन ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, 1 2 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये तीन अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका स्पेशल नेम हो जाता है ग्लिसरॉल, इससे आप परिचित होंगे। ठीक है, अब आइए इनका आयुपैक नेम लिख के आपको दिखा दिया जाए। एक कार्बन है इसमें, तो इसका मेन चेन कितने का, एक कार्बन का हो गया, तो मेथेनॉल हो गया। C2H5 है, 2 कार्बन है, एथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे नंबरिंग की बारी आ जाती है, तो नंबरिंग आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए करना होता है। तो कर लिया आपने नंबरिंग 1 2 3, तो बस 2 पे है ये ग्रुप है, तो 4 का मेन चेन, तो ब्यूटन लिखा, 2 लिखा, क्योंकि 2 पे OH ग्रुप है तो OL लिख दिया, ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनॉल, दोनों में से कुछ भी लिखिएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, उसी तरह कैसे यहाँ पे नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3, तो हो गया 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, 2 पे ही OH भी है, 2 पे ही CH3 भी है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। और इसका नाम आप देखिए यहाँ पे ये ग्लिसरॉल कहा रहा था, और आयुपैक सिस्टम में ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, अब देखिए ये है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनोल लिख दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो इसको नंबरिंग कर दिया 1 2, क्योंकि 1 पे तो ये रहेगा फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। फिनॉल्स पे आ जाते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज फिनॉल।
इट इज इट्स कॉमन नेम एंड आल्सो एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम। यानी कहने का मतलब फिनॉल्स के मतलब जो भी बेंजीन वाला डेरिवेटिव्स होता है उसका कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिया गया है और उस स्पेशल नेम को ना आईयूपैक सिस्टम के द्वारा भी एक्सेप्टेड है, मतलब बहुत फेमस है इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं फटाक फटाक से। तो यहाँ पे ये फिनॉल है, आईयूपैक सिस्टम में भी इसे फिनॉल ही कहेंगे, ठीक है। और कॉमन, ये देखिए कॉमन और आईयूपैक में दोनों एक ही कंपाउंड का दोनों नाम लिखूंगी। कॉमन भी यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मैंने ऊपर कॉमन और ये आईयूपैक नेम है। तो यहाँ पे क्या है ये दिख रहा है आपको। तो ये देखिए एक तरफ से फिनॉल है, एक तरफ से टोलुइन है, एक तरफ से फिनॉल है, इतना देखेंगे तो फिनॉल और इतना देखेंगे तो टोलुइन। तो इसका एक स्पेशल नेम है ऑर्थोक्रेसॉल। और इसको जब आप अपने आईयूपैक सिस्टम में आएंगे नंबरिंग करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये 1 हो गया, ये 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल। इसको बोला मैंने कि ये पूरा फिनॉल हो गया, तो क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH ही है तो 2 मिथाइल फिनॉल लिखेंगे। उसी तरह से ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसका नाम हो गया मेटाक्रेसॉल, कॉमन नेम है ये। और यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग दिया तो वो आईयूपैक सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। 3 मिथाइल फिनॉल। उसी तरीके से पाराक्रेसॉल, तो इसे आप 4 मिथाइल फिनॉल लिखेंगे। अब मान लीजिए इस तरीके से नाम, ये स्पेशल नेमिंग है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कैसे नाम है। ऑर्थो पारा पोजीशन, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पोजीशन बदलने से नाम बदल रहा है कॉमन सिस्टम में, और यहाँ पे सिर्फ नंबर बदलता है। जैसे आप इसको देखेंगे, इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। बेंजीन 1, बेंजीन लिख दिया इसके लिए, 1 2 3 4 डाईओल। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप कर लेंगे इसे। और कॉमन नेम में इसे हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। अब बारी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, बहुत इजी है। इसका कॉमन कॉमन नेम जो होता है वो आपको अल्काइल अल्काइल ईथर लिखना होता है, अल्काइल या अराइल ईथर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखें CH3O C2H5 है तो इसमें इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में, और ईथर लिख देंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। उसी तरह से यहाँ पे दोनों चूंकि सेम है तो डाई मिथाइल ईथर लिख दिया। यहाँ पे ये C6H5 है और ये अल्काइल है तो मिथाइल पहले आएगा फिनाइल से, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, इसको आप अपने हिसाब से, ये 7 कार्बन का है, इधर फिनाइल है तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया। सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, बस सिमेट्रिकल होगा तो डाई लगा के बनाएंगे और अनसिमेट्रिकल होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आईयूपैक नेम में लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। इसमें करते क्या है, ऑक्सीजन एटम के साथ छोटे वाले अल्काइल को अल्कोक्सी बोल देते हैं और बड़े वाले को अल्केन बोल देते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक हो गया ये मेथॉक्सी, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो इस केस में बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, तो एक मेथॉक्सी हो गया, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। उस तरह से यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल है ये, तो ये इधर से आप इसको मेथॉक्सी बोलेंगे क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये मेथॉक्सी हो गया, ये मेन हो गया, तो मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। उसी तरह से इसको देखेंगे तो मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम लिखना है आपको, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये बड़ा वाला चेन है, ये छोटा वाला चेन है, तो इसको लिखेंगे क्या, पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो 2 पे ये जुड़ा है ना, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी, और ये 3 का मेन है तो प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे आप कर लेंगे इस तरह से, देखिए 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये मतलब ये बेंजीन रिंग नहीं बनाना है इसको, ये साइक्लोहेक्सेन है। 1 पे ये है, नाइट्रो यहाँ है, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको मेनली कौन सा हो रहा है, अल्कोहल जिसमें एलिफेटिक है, फिनॉल है एरोमेटिक वाला, और ईथर है। तो तीनों का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल दिखाया गया है आपको कि अल्कोहल में 108 डिग्री, 108.9 डिग्री होता है, आपके फिनॉल में 109 डिग्री, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल के बराबर ही होता है। सिर्फ समझना क्या है, ध्यान दीजिए कि कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ OH जुड़ा है, जबकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ O जुड़ा है, और यहाँ पे sp3 के साथ ही जुड़ा है। फर्क पड़ता है इन सब चीजों का जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तब। तो देखिए सारी बातों को मेंशन किया है कि इन अल्कोहल बॉन्ड एंगल, आप पहले जान लो टेट्राहीड्रल, अगर sp3 होता है तो उसे टेट्राहीड्रल बोलते हैं, टेट्राहीड्रल।
दिखाता है ये ज्योमेट्री जनरली। और इसमें क्या होता है फिर वेस्पर थ्योरी काम करता है, उसके वजह से एंगल में फर्क पड़ता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था क्लास 11th के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसी में वेरिएशन होता है, कहीं ज्यादा हो जाता है कहीं कम होता है। तो रीजन पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि क्या क्यों ज्यादा है और क्यों कम है, दोनों रीजन आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझना। इन अल्कोहल बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल यानी 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके ऑक्सीजन के पास, उसके रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस हो जाता है टेट्राहेड्रल से। उसी तरीके से द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन फिनॉल इज 136 पिकोमीटर। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि बॉन्ड लेंथ जो है सी और ओ का वो 136 है, जबकि यहाँ पे जो सी ओ बॉन्ड था वो 142 था और यहाँ पे आपको 141 है। तो आखिर यहाँ कम क्यों है? देखिए क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा, एक जनरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दिखा कि अल्कोहल में जो सी ओ बॉन्ड था वो 142 था, ईथर में भी सी ओ बॉन्ड जो है 141 है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपके फिनॉल में जो सीओ बॉन्ड है वो 136 है, जो कि लेस है इन दोनों से। तो यही पूछता है कि क्यों लेस है, ये बताइए। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां से पूछता है। तो क्यों लेस है, ये होता है रेजोनेंस के कारण। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे आपको, इसलिए नोट्स फुल्ली प्रोवाइड करती हूँ कि आपको कहीं कोई कष्ट नहीं हो, और समझा भी देती हूँ। द बॉन्ड लेंथ सीओ इन फिनॉल इज 136 पिकोमीटर, स्लाइटली लेस देन methanol due to partial double bond character between CO और sp2 hybridized state of carbon atom to which oxygen is attached। दो रीजन है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है सीओ बॉन्ड में, वो आपको बताया जाएगा जब आपको फिनॉल का पढ़ाऊंगी अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उस समय दिखाऊंगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चूंकि पार्टिसिपेट करता है, इसके कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड हो गया तो लेंथ छोटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड के कारण। और साथ ही साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है जिससे अटैच है आपका OH ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा, इन ईथर बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्कि आर ग्रुप। समझिए इसको, यहाँ पे जो बना हुआ था स्ट्रक्चर, इसको क्या है, यहाँ ये 100, देखिए एल्कोहल के केस में 109 डिग्री से छोटा हो गया तो वो कारण पूछेगा, तो ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और ईथर के केस में पूछेगा कि ईथर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, क्यों? और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना है कि आपका कार्बन तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ऑक्सीजन भी ऐसा नहीं है कि कुछ और ही है, ऑक्सीजन का 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर तो 4 हो गया, तो sp3 ही हाइब्रिडाइज हो गया। तो क्यों sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी 109 से ज्यादा क्यों हुआ? तो रीजन क्या है इसके साथ, जो ये अल्काइल ग्रुप है वो बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को टक्कर करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, जिसके कारण इन दोनों का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जो कि 111 डिग्री 111.7 डिग्री दिखाएगा। तो आप समझ गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं 3 तरीके से। तो बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, लिखा हुआ जो है ये आपके काम आएगा जब आप रिवीजन करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे काम करेगा कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि क्या बताया गया था और कैसे बताया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स देख लेते हैं, फटाफट से करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ध्यान से, फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स से बनाया जाएगा एल्कोहल को, कैसे? वाटर के साथ रिएक्शन दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा जो कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में ब्रेक करेगा और जुड़ेगा। यहाँ पे आपको जो जोड़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, मर्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। अब आपका सवाल उठेगा मर्कोनिकॉप्स रूल क्या है, तो मैंने पूरे डिटेल में मर्कोनिकॉप्स रूल हेलो अल्कीन्स अरीन्स में पढ़ाया है, उसमें पढ़िए। और यहाँ पे सिंपली इतना जानिए कि मर्कोनिकॉप्स साहब कहते हैं कि रिएजेंट जब आपका प्लस माइनस में टूटे, और आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये सिमेट्रिकल था तो वहां पे मर्कोनिकॉप्स काम नहीं करेगा, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है वैसे केस में कहाँ जुटेगा निगेटिव और कहाँ जुटेगा पॉजिटिव,
पार्ट वो डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिए मर्कोनिकॉप्स का कहना है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो निगेटिव पार्ट हमेशा जुटेगा वैसे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन कम होगा। तो बस यहाँ पे जुट गया और ये आपके पास एल्कोहल बन गया। मैकेनिज्म इसका एक बार देख लीजिए। जो एसिड आपने डाला है वो एज अ कैटलिस्ट डाला है, कैटलिस्ट का काम करता है, वो बाद में आपको मिल भी जाता है। तो H2O को इनिशिएट कर देता है और H प्लस आयन, तो इस तरह से H3O प्लस आयन बनेगा। क्यों बनता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है इसको, तो H3O प्लस हो गया। देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज चढ़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्डेड एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। और ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये वाटर के फॉर्म में निकल गया और ये जो ये आपका जो आ रहा है देखिए यहाँ से ये इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन दे देगा वाटर को तो H प्लस आयन के फॉर्म में निकलेगा जो यहाँ अटैच हो गया, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियस है कि किसी एक तरफ आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस पर निगेटिव होगा और वो निगेटिव ने क्या किया कि इस H प्लस आयन, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर जो आपका कटायन बना है इसे ही कहते हैं कटायन। ये कटायन जो बना है इस पे अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल आके और अटैच हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये H प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पे अटैक करेगा, अटैच हो गया यहाँ पे। अब एक बारी फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए ये जो है आपको ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे करके, ठीक है, ये दे देगा और यहाँ पे आपका एल्कोहल बन चुका है। और ये जो H प्लस आयन यहाँ से, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो ये जो H निकलेगा वो इसके साथ चला जाएगा, तो फिर से आपके सामने बना H3O प्लस आयन, ठीक है। ये तो यही फिर से ब्रेक करेगा और आपको ये दे देता है ये चीज। तो ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से ये रिएक्शन काम करता है। तो जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म का यूज है उसको समझें और बस एक बारी कॉपी पे खुद से भी बनाएं। और ये मैंने बहुत समझाया है आपको वो पहले वाले चैप्टर में। तो ये चीज हो गया H3O प्लस आयन। फिर नेक्स्ट बनाने का तरीका फ्रॉम अल्कीन ही बनाएंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये अनदर मेथड हो गया, आपने फ्रॉम अल्कीन से एक बना लिया है, अब अल्कीन से बनाएंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो मतलब डाई हाइड्रोबोरेन के साथ रिएक्शन करके बनता है और यहाँ पे एंटी मर्कोनिकॉप्स रूल लगता है। तो बस कुछ नहीं है, एडिशन करवाते जाइए, ये डाइबोरेन ऐड होगा और इस तरीके से पूरा इसका जो हाइड्रोजन है ना बोरोन का वो पूरा पूरा रिप्लेस होगा और उसके जगह पे ये ग्रुप आ जाएगा। और उसके बाद इसका आप परऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये अल्कोहल आपको दे देगा। और ये जो एडिशन होगा वो एंटी मर्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग हुआ है। आप इसको एंटी मर्कोनिकॉप्स क्या मतलब जस्ट अपोजिट टू मर्कोनिकॉप्स। यहाँ पे क्या होगा, OH जो होगा उस कार्बन के साथ जुटेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुटेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है ना, हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसके पास आके ये जुट जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे OH जुटा, बाकी दूसरा जो H प्लस था वो दूसरे की तरफ जुट गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया आपका एल्कोहल बन गया एंटी मर्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करते हुए। देखिए नेक्स्ट बनाने का तरीका है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद का चैप्टर ही वही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट जो यूज किया जाता है वो देखिए, रिडक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है इसको आप भी से याद ही कर लीजिएगा इसे। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलाडियम, निकेल या NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, रिडक्शन कराने वाला एजेंट है, इसलिए इसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एकदम ध्यान से इसको याद कर लीजिए, जहां कहीं भी रिडक्शन कराना हो इनको डाल के बना देंगे, आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड, किसी भी जनरल एल्डिहाइड, आर का मतलब होता है कि आप चाहें तो यहाँ पे इथाइल लिखें, मिथाइल लिखें, कुछ भी लिखें, एक जनरल फॉर्म है ये। PdH2 डाला तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और CH2OH बन गया। उसी तरीके से आपको कीटोनिक ग्रुप लेना है, RCO, R डैश, ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल्डिहाइड को, ये सब
फंक्शनल ग्रुप की पहचान है आपको। NaBH4 हो गया, तो यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार होगा, सेकेंडरी बन के तैयार होगा, हाँ सेकेंडरी ही बनेगा। क्योंकि क्यों बना सेकेंडरी? क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी। कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी बनाएंगे इसे, तो RCOH लिया, एक जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ हर जगह पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन दोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बनेगा अल्कोहल। अब होता क्या है, ये हो सकता है, ये बन सकता है, लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, स्पेशल केमिकल्स के बनने के लिए यूज हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? RMgX, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो RMgX जो है ये पहचान है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब रिएक्ट कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड बोला तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये आपका रिएक्शन देगा और एक अडक्ट बनाएगा। अडक्ट का मतलब हो गया एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, जिसका लाइफ नहीं होता है, बहुत जल्दी से वो ब्रेक करता है और आपको प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, एरो पर ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। कार्बोनाइल में ये ग्रुप ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा निगेटिव, तो इसका जो निगेटिव पार्ट है इसके साथ आके जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जुड़ गया, तो अडक्ट बन गया। हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा तो अल्कोहल बना देगा आपको। तो इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपका। अब कुछ पॉइंट है जो आप लिख लें। मेथेनॉल गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब मेथेनॉल जो होगा यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, बाकी एल्डिहाइड सेकेंडरी देगा, जबकि कीटोन आपको टर्शियरी अल्कोहल देगा। और इन जो बातों को लिखा गया है वहां यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका मेथेनॉल है, ये उससे बड़ा एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये तीनों को दिखाया गया है कि एक ने प्राइमरी दिया, दूसरे ने सेकेंडरी दिया, तीसरे ने टर्शियरी दिया। कीटोन का याद रखिए कि कीटोन जो देगा वो टर्शियरी अल्कोहल देगा जब रिएक्शन करेगा किससे? RMgX के साथ। ठीक है, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल्स आर नन एज कार्बोलिक एसिड, यानी याद रखिएगा फिनॉल्स को ही कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब फ्रॉम हलोअरीन्स बनाएंगे आप इसे, हलोअरीन्स लिखा, NaOH लिखा, और इस तरह से रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने हलोअरीन्स में ही पढ़ाया है आपको। तो ये आपका बन के तैयार हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो NaO यहाँ पे जाके जुड़ जाता है तो बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसे क्या बोल रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। और HCl के साथ इसे रिएक्शन देंगे आप तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, तो बेंजीन को ओलियम यानी H2SO7 के साथ, H2S2O7 के साथ रिएक्शन दोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। एक तो यहाँ पे ये भी हम समझ गए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने का तरीका है। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ देंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये फिनॉल दे देगा। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एरोमेटिक एमीन लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है हेलो अल्किन्स अरीन्स में, उस चैप्टर को जरूर से पढ़ लीजिए। वो 2 घंटे से बड़ी वीडियो है, उसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए। और आप लोग यकीन मानिए पहले वीडियो में कुछ दूर तक आगे बढ़िए, तभी आपके समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट आप रिएक्शन करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं क्या? फिनॉल। तो एरोमेटिक एमीन लीजिए, रिएक्शन कराइएगा NaNO2 के साथ, HCl के साथ, तो फिर ये डायजोनियम बनाएगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, यही है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसे वाटर के साथ वार्म कर दीजिए, अल्कोहल आप फिनॉल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम क्यूमीन, इसे बोलते हैं क्यूमीन, और ये सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है फिनॉल बनाने का, सस्ता मेथड है। ठीक है, तो फ्रॉम क्यूमीन बनाते हैं, तो क्यूमीन लिया, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए एयर में, तो ये रिएक्शन करेगा और बना देगा परऑक्साइड। आपको ये जो लिंकिंग आप देखते हैं इसे परऑक्साइड लिंकिंग कहते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करा देना है। एसिड हाइड्रोलिसिस कराना मतलब H+ आयन एसिड के लिए और हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर। H+ आयन H2O लिखा हुआ है, इसको बोलते क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ये अल्कोहल देगा और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन देगा। तो ये बहुत मात्रा में एसीटोन देता है, जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लैब के अंदर, या ये कहिए इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों में एसीटोन का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों तरह से लाभकारी है आपका।
कि एक तो कम खर्चे में तैयार होता है और ज्यादा मात्रा में दोनों चीज है, फिनॉल भी बन रहा है और एसीटोन भी बन रहा है, दोनों ही आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल हो जाता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ फिनॉल बनाने का तरीका। ठीक है, अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्लास 12 के अंदर तो क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, समझना है आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट जान लेंगे। ये सब देखिए, ये लिख के रखिए अपनी कॉपी पे, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो। याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, ज्यादा आपको क्या ध्यान में रखना है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट नेसेसरी है, बाकी तो है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड विथ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। द हायर मेंबर्स आर कलरलेस ओडोरलेस वैक्सी सॉलिड होता है। प्योर फिनॉल्स आर आइदर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, दे यूजुअली टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो ये आप ये जो लिखा है यही है। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मच हायर देन द कोरोस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो अल्केन्स, जो आपने पहले पढ़ा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एज अ रिजल्ट एल्कोहल्स एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जो लिखा गया, देखिए यहाँ पे जिस बात को वहां समझाया गया आप समझेंगे इसे कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग बना रहा है, आपस में ही इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बना रहा है। आपस में जब बनता है तो उसे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाने के कारण एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जा रहा है, जिसको ब्रेक कराने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका अगर जो मॉलिकुलर मास है वो अगर एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हालो अल्केन्स का सेम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो वैसे केस में एल्कोहल का हमेशा पलड़ा भारी होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन पूछा जाता है आपसे तो आप रीजन में लिखेंगे कि वो अल्कोहल जो है वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है, जिससे एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और इस तरह से दिखा देंगे कि यही है एच बॉन्डिंग और एसोसिएशन। ओके, उसके बाद बारी आती है कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया के घटने से ब्रांचिंग बढ़ेगा। देखिए मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा यानी अल्काइल ग्रुप आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर ब्रांचिंग की बात कर दी जाती है तो ब्रांचिंग का जब आ जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, तब वैसे में सरफेस एरिया छोटा होगा और तब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये जब क्वेश्चन अराइज करता है, इसे कैसा अराइज करेगा, आपको दे देगा कि मान लीजिए 2 आइसोमर दे देगा एल्कोहल का, 2 आइसोमर्स दे देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी आइसोमर्स दे के बोलेगा कि इसमें बताइए किसका ज्यादा है और क्यों। तो आप बोलेंगे कि प्राइमरी का ज्यादा है। रीजन क्या होगा कि सेकेंडरी का सरफेस एरिया छोटा हो गया, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे अराइज हो रहा है उस पर समझना है आपको, डायरेक्ट नहीं देगा। डायरेक्ट में भी आता है क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल का ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्सरी का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग टर्सरी में ज्यादा हो जाएगा। कुछ यहाँ पे मैंने कंपेयर करके लिखा है आपको, तो यहाँ देखेंगे आप कि जब प्राइमरी है तो 390 केल्विन है, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा, बस आप देखते जाना, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, आप बताना इन दोनों में से किसका आपको कम लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसका कम है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिनॉल के साथ भी जस्ट वही बात होती है कि फिनॉल भी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स ग्रेटर देन हो जाता है कोरोस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो अरीन्स, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन हो गया, और आपका हेलो अरीन्स का मतलब हो गया कि आपके बेंजीन के साथ हेलो ग्रुप अटैच रहेगा। तो उन दोनों के कंपेयर में फिनॉल का आपका ज्यादा होता है। रीजन ध्यान रखिएगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग विद वाटर लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास ऑफ द एल्कोहल। देखिए जो लोअर मेंबर है वो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बना सकता है, जिसके कारण सॉल्युबल हाईली सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसके कारण सॉल्युबिलिटी घटता चला जाता
है है ना। जब क्या कहा गया, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी भाई? मॉलिक्यूलर मास किससे बढ़ेगा? अल्काइल ग्रुप से बढ़ेगा, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, आर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी को घटाने लगेगा। तो देखिए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ ब्रांचिंग, as branching increases surface area of the non polar hydrocarbon part decreases and the solubility increases। बात समझे आप? इसमें क्या बताया गया कि आप अगर कहते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल की बात कर दी जाए कि बताओ भैया आइसोमेरिक अल्कोहल में क्या कंडीशन आप बताएंगे, तो आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब हो गया कि ब्रांचिंग बढ़ेगा। तो अभी ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा तो सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, किसका? हाइड्रोकार्बन पार्ट का, क्योंकि OH तो जहां है वही है। अब ब्रांचिंग बढ़ रहा है, तो ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है वो डिक्रीज करेगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। यानी अगर कहा जाए कि आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो टर्शियरी ज्यादा सॉल्युबल होगा सेकेंडरी से और प्राइमरी से, यानी प्राइमरी का सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या जा रहा था हमारा, कि बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट में आपका ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी था। यहाँ जस्ट क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी में टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो गया। उसी तरह से फिनॉल्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट्स फॉर्म्ड एज बॉन्डिंग विथ वाटर ड्यू टू large hydrocarbon parts। phenols are also soluble in organic solvents such as ether, अल्कोहल एक्सेट्रा। यानी देखिए एच बॉन्डिंग बनाने के कारण, वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल भी हो गया। लेकिन इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट भी जो होता है वो बड़ा होता है, जिसके कारण ये नॉन, मतलब ये क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन ये सब होता है, उसमें भी सॉल्युबिलिटी को सोक करेगा, होगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर एच बॉन्डिंग है तो वाटर सॉल्युबल भी होगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होगा, लाइक ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज आप इसे बोल सकते हैं। तो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है या बिहेव करता है लाइक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ, ठीक है। तो कब कैसा बिहेव करेगा उस चीज को समझ लीजिए, फिर बाकी रिएक्शन इजी हो जाएगा आपके लिए। एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वैसा रिएजेंट जो न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, वो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ कि वैसा, ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है वो अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, यानी निगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये कार्बोकटायन बना अगर कहीं से, तो कार्बोकटायन से अटैच होगा ये ROH ग्रुप जाके, यानी अल्कोहलिक ग्रुप जाके, और उसके बाद आगे का फर्दर रिएक्शन होता है। फिर आप देखिए अल्कोहल एज न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी वैसे साइट को पकड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए कैसे समझेंगे, तो ये तभी होता है, देखिए कब ये बिहेव करेगा। पहले तो आपको इसके लिए क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होना चाहिए, यानी एसिडिक मीडियम में ये काम आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि RCH2OH है जिसमें H प्लस आयन यानी एसिड का आया है, और उसके बाद ये एसिड वाला जो H प्लस आयन है, ये क्या हुआ, ये इसके साथ अटैच होगा पहले, इसके साथ देखिए, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ आ सकता है। तो आप देख रहे हैं OH2 बनाया ना, OH2, और O ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसलिए इसके ऊपर हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो अल्कोहल अब आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जैसे ही ये ऐसे निकलेगा, देखिए समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझिए इसको। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर Br माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये क्या हो गया, यहाँ पे बिहेव किसकी तरह कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये अल्कोहल है आपका। अब ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, Br माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे Br माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, क्यों? क्योंकि ये खुद अट्रैक्ट हो रहा था टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये दोनों बातें हैं, दोनों ही तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करके रखिए अपने दिमाग में कि
इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव तभी करेगा जब आपका अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक मीडियम में कराया जाएगा, यानी वो पहले कन्वर्ट होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल में और देन आफ्टर रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो जो बात मैंने आपको समझाई वो यहाँ पे लिख दी है, इसको आप ध्यान देंगे। ये मैंने देखिए लिखा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर, इसको एकदम नोट डाउन करके रखें आप। ठीक है, तो देखिए अब क्या है फिनॉल, अब आगे हम लोग देखिए reactions of alcohols and phenols may be divided into two groups, reaction due to cleavage of OH bond और reaction due to cleavage of CO bond। यानी देखिए अल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों ही के केस में मान लिया आपने ROH ऐसे लिखा, तो एक क्या होगा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से दिखाएगा और एक दिखाएगा रिएक्शन कहाँ से, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये R मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लो, इसको अल्काइल ग्रुप CH3 ले लो, तो OH ऐसा हुआ कि ये भी क्लीवेज कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो इसके कारण दो तरह का रिएक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, अब पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का क्लीवेज मतलब आपको समझा दिया, ये है द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड फॉलोज द सीक्वेंस। क्या फॉलो करेगा, फिनॉल सबसे पहले फिनॉल क्लीवेज करेगा, रीजन आपको बताया जाएगा। अभी पहले आप जानिए कि फिनॉल पहले करेगा, प्राइमरी अल्कोहल उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी। आखिर क्लीवेज होना है, बॉन्ड को ब्रेक होना है, कैसे ब्रेक होना है, ओ OH बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से H प्लस आयन को निकलना है, तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिससे आसानी से H प्लस आयन यहाँ से रिप्लेस हो सके, यानी कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए। आपको क्या करना है, कंडीशन फेवरेबल कंडीशन देना है इसको। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है वो आपको समझा रही हूँ, मतलब रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे इसे। देखिए रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, देखिए एसिडिक नेचर बोले इसको या रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स बोले, दोनों एक ही चीज हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये आपने याद कर लेना है दिमाग में कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स बोथ आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि वो H प्लस आयन दे सकते हैं। एनी कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन, तो वो क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आर यहाँ पे देखिए रिएक्शन देखिए, 2ROH लिखा गया है, ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। ROH मतलब अल्कोहल हो गया, यहाँ पे एक्टिव मेटल के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये आपको एक रिएक्शन देगा, 2ROMH2 गैस लिबरेट हो जाएगा आपका। एक रिएक्शन आप देख लीजिए, जिसे मान लिया कि हमने अल्कोहल कौन सा ले लिया, CH3OH, उसको सोडियम के साथ डालिए तो ये बनाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड क्यों बन रहा है ये आप समझ रहे हैं, ईथर में आपने पढ़ा था, यहाँ पे ये क्या है, मेथॉक्साइड हो गया, सोडियम मेथॉक्साइड H2। और उसी तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया गया है फिनॉल के साथ, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड। समझिए यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखा, यहाँ पे RO तो रह ही गया ना, एक्टिव मेटल ने क्या कहा कि H को हटा दिया, तो आप ये समझिए मेटल है, तो मेटल किसकी जगह लेगा, ये सारे के सारे जो भी हैं सब क्या हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं कि नहीं। तो जब पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो ये उसी की जगह लेंगे जो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा बाहर। तो यहाँ से क्या होता है, H प्लस आयन बाहर गया और इसने यहाँ पे इसकी जगह ले ली। ठीक है, रिप्लेस किया इसको, तो क्या हो गया, आपने समझा कि H प्लस आयन देने के कारण दे आर एसिडिक इन नेचर। समझ गए बात को ये। तो फिनॉल्स और ये आपने देखा कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही क्या है, एसिडिक नेचर का है। ओके, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, मतलब कौन, ये आपका अल्कोहल ज्यादा है या फिनॉल ज्यादा है। अल्कोहल में भी 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा है या 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा है या 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा है, तो चलिए उसे भी समझते हैं। तो देखिए कंपेयर करते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल देखते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, सेकेंडरी से और टर्शियरी से। रीजन जानिए इसका क्या है, क्या होगा, देखिए प्राइमरी में क्या होता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे ये R जो है ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कार्बन की तरफ, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब आप समझिए कि जब हाइड्रोजन इस कार्बन के पास इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा जो कि ऑक्सीजन के तरफ मूव करेगा, तो ऑक्सीजन अपने पास से H प्लस आयन को रिप्लेस करना है, इसको H प्लस आयन रिप्लेस करना है, मीन्स कि हाइड्रोजन अपना
इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी कब बनेगा, जब ऑक्सीजन के पास खुद इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इतना डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वो निकलने में ईजिली निकल नहीं सके। तो प्राइमरी के केस में क्या होता है कि आर आर आपने दिया, एक आर है, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर है। अब आप समझिए इनको कंपेयर करते हुए, तो यहाँ पे 2 आर इलेक्ट्रॉन देगा, दो तरफ से आपका प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ेगा, जिसका इफेक्ट ऑक्सीजन पे भी जाएगा और H प्लस आयन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो H प्लस आयन को रिप्लेस करने में कठिनाई होगी, नहीं कर पाएगा। उसी चीज को यहाँ पे भी देखेंगे, तीनों तरफ से आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको H प्लस आयन निकालना। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ इन एल्कोहल आप कंपेयर कर रहे हैं, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और सेकेंडरी में 2 है, टर्शियरी में 3 है, जिसके कारण टर्शियरी लेस एसिडिक इन नेचर होता है। ये आपने समझा। फिनॉल की बात कर लेते हैं, एल्कोहल और फिनॉल की। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल और फिनॉल, तो ये ध्यान रखिए कि फिनॉल जो होगा आपके एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, व्हाई। तो देखिए फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। रीजन क्या है, फिनॉल्स एंड फिनॉक्साइड आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखिए मैंने आपसे कहा कि H प्लस आयन को निकलने के लिए फेवरेबल कंडीशन दीजिए। कंडीशन फेवरेबल कब होगा, जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होगी, तो H प्लस आयन आसानी से निकलेगा। H प्लस आयन निकलना मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, तो H प्लस आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी, जब आपके ऑक्सीजन के पास ऐसा हो कि उसके पास डेफिशिएंसी दिखेगा तो इजीली निकाल पाएगा। तो देखिए फिनॉल्स का जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या आपने क्या देखा, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो कहा आपको कि जब स्ट्रक्चर बताऊंगी उस टाइम पे देखना, जहां पे बताया गया था कि बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, CO बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, तो बताया गया था ना कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यही डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ ना यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर। तो जो भी देखिए, जब कभी पढ़िए तो पूरी वीडियो पढ़िए, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देखने से काम नहीं चलेगा, पूरा वीडियो देखिए और सबको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रयास मीन्स कि समझाया जाता है, अगर आपको कहीं कठिनाई है, कहीं कोई परेशानी है, बताइए उस चीज को। यहाँ पे देखिए, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में ये आ रहा है आपको कि O के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज भाई मेरे, तो वो पॉजिटिव हो गया, तो वो पॉजिटिव आसानी से H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है, H प्लस आयन को इजिली रिप्लेस कर सकता है। दैट्स वाई फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तो ये यहाँ पे है। फिर आपका देखिए, अगर आपने H प्लस आयन पहले रिप्लेस कर लिया तो ये आपके पास फिनॉक्साइड बन के आ गया, ये फिनॉक्साइड है, सबका नाम भी समझते जाइए। जब बेंजीन ऑक्सीजन के साथ इस तरह देखिए H प्लस आयन जब गया तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है ना, तो पहले से देखिए देखिए समझ लीजिए, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि टाइम कहाँ लगता है, इसी सब चीज़ों में टाइम लगता है, समझिए इसको। पहले से इसमें 2-2 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जब ये निकला, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से आपके ऑक्सीजन का और 1 इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन का, जिसके कारण यहाँ जब फिनॉक्साइड बना तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिनॉक्साइड है, तो फिनॉक्साइड भी क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और O पे पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेगा, जिसके कारण फिनॉक्साइड भी एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। और ये जान लीजिए कि फिनॉक्साइड जो होता है ज्यादा एसिडिक हो जाता है। देखिए फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल्स ड्यू टू बिहेवियर दिखाता है। अगर कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जाए, यानी बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके एसिडिक बिहेवियर पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहली बात ये जानिए, सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रकार का होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे CH3 को आपने देखा अभी, वो इलेक्ट्रॉन डोनर था, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा था, आर दे रहा था किसके तरफ, कार्बन की तरफ। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 तरह का होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे रिंग से बाहर की तरफ,
और इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि इलेक्ट्रॉन दे किसके तरफ, रिंग की तरफ, ठीक है। तो उन बातों को मैंने नोट्स, क्योंकि मेरे देखिए थंबनेल पे मैंने लिखा है कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कंप्लीट, तो वो लिखना जरूरी है मुझे, तो ये मैंने लिखा है, बातें वही हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको ग्रुप पहचान करनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2 नाइट्रो साइनाइड हेलो ग्रुप, और वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में लिया जाता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए आप, देखिए the effect more pronounced at ortho and para position than at meta position with respect to OH group। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो काम ज्यादा कहाँ पे एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, अगर वो ऑर्थो पोजिशन पे है या पारा पोजिशन पे है, तो वो आपको क्या होगा, मोर इफेक्ट प्रोनाउंस करेगा, मतलब दिखाएगा, एसिडिक बिहेवियर को इनहेंस करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देगा, ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा या पारा पोजीशन पे रहेगा, देन मेटा पोजीशन से। मेटा पोजीशन पे यहाँ देखिए आप, मेटा पोजीशन पे आपका ये है ना, तो मेटा पोजीशन वाला उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर को ये नहीं इनहेंस नहीं कर पाएगा जितना आपका ऑर्थो और पारा करेगा। ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा क्यों इफेक्टिव ज्यादा होता है। इस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये तो सिमेट्रिकल ये हो जाता है जिसके कारण दिखाता है, और इस जगह पे क्या है, बहुत जल्दी, जैसे NO2 ग्रुप का लिखने का तरीका होता है ना, इस तरीके से आप इसको लिखते हैं ना, ओ, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो इजिली ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा पाएगा। बात आई समझ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों इंक्रीज कर रहा है एसिडिक बिहेवियर को। आप NO2 ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, बाहर की तरफ खींचा, जैसे ही खींचा वैसे ही यहाँ से जल्दी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, जिसके कारण इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये एसिडिक बिहेवियर जल्दी से शो करेगा। मेटा पोजिशन पे वो कम होता है, उसका भी रीजन है, अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाया है उसके अकॉर्डिंग है ये, और आगे आपको समझाया जाएगा। तो बस ये ध्यान में रखिए, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन जो होता है वो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है देन मेटा से। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है आपके सामने कि पारा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, और मेटा नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में फिनॉल आएगा। फिनॉल सबसे कम हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूएंट की बात कर देंगे तो फिनॉल पीछे हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो रिवर्स हो जाएगी बात। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। अब देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन मोर एसिडिक इन द फिनॉल इज द फिनॉल। तो ध्यान रखें, ये सारी बातें एकदम जरूर से लिख के रखें आप, कि जितना ज्यादा ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर इनहेंस करेगा किसका, फिनॉल का। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है। रीजन, क्योंकि दोनों ही ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे क्या है, हमारा नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सब जानिए, क्योंकि आपको MCQs में क्वेश्चन आता है कंपेयर करने को, कि सजाओ भैया इसमें से किसका एसिडिक बिहेवियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर बताओ। तो पहले ये सब थ्योरी समझेंगे आप, तभी तो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देता है, पहली बात आपने समझ ली कि बढ़ा देता है। तो किस पोजीशन पे बढ़ाता है, तो ऑर्थो पे होगा या पारा पे होगा तो ज्यादा बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा पारा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और फिनॉल सबसे पीछे। उसके बाद हो गया कि ऑर्थो और पारा पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा। ओके, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे टूवर्ड्स रिंग। तो देखिए यहाँ पे NH2OR एल्कोक्सी ग्रुप, जो ईथर में आपने देखा, R अल्काइल ग्रुप, ये लोग क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन आपको रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन देता है। आप समझिए, यहाँ पे इस तरह से रिंग बनाया, फिनॉल को ही हम कंपेयर कर रहे हैं तो फिनॉल लिखेंगे। EDG दिया यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया, तो अगर रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ओबियस है कि उसका इफेक्ट OH पर जाएगा, जहां से कि H+ आयन का निकलना मुश्किल हो। बात आ रही समझ में आपके। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम बढ़ जाएगा, जिसके कारण H प्लस आयन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये नोट्स है, ये आप लिखेंगे। अब देखिए, द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन देन मेटा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप। यहाँ पे भी वही है कि ये जो इफेक्ट है लेस एसिडिक होने वाला, ये भी सबसे ज्यादा कहाँ काम करेगा, लेस एसिडिक, यानी ऑर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन सबसे आपका क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन वाले से। तो उसी तरीके से मतलब कहने का अर्थ है कि जहां एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाना था वहां भी ऑर्थो पारा पोजीशन ही काम कर रहा था। यहाँ एसिडिक बिहेवियर घट रहा है तो भी, और घटने में भी ऑर्थो पारा पोजीशन काम करेगा। तो जैसे फिनॉल सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे हो जाएगा। जब आप ग्रुप देख लेना, आप पहले ग्रुप का पहचान सीखो कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा जो इसमें इस चैप्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, एनसीईआरटी के हिसाब से, वो मेंशन मैंने यहाँ कर दिया है शुरुआत में ही, जो आपको यहाँ पे लिख रही हूँ वो वही मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये समझिएगा कि पहले ग्रुप की पहचान कर लेना कि कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनर है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अकॉर्डिंगली आप सजाना। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी अभी आपको इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से आपने समझा, मतलब अगर बातें लगे आपको कि ये बहुत तेजी से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा रिपीट करके सुनिएगा। बात वही है कि चाहे बढ़ाना है इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ा तो वो भी पारा ऑर्थो पे काम ज्यादा कर रहा था देन मेटा। यहाँ पे भी वही बात है, एसिडिक बिहेवियर घट रहा है तो वो भी पारा ऑर्थो पे ज्यादा घटेगा देन मेटा। और फिनॉल तो सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फिनॉल जल्दी से H प्लस आयन रिलीज कर देगा। बात आगे समझ में आपके, आगे बढ़। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो पहले तो आप ऑर्थो नॉट नाइट्रोफिनॉल बना लेंगे, फिर ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल बना लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन जल्दी से घटता है और H प्लस आयन रिलीज होना आसान हो जाता है। जो जो आपको लैंग्वेज लिखाया गया है पहले थ्योरी में, उसको उसके अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप बताएंगे कि OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जिसके कारण डेंसिटी ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और H प्लस आयन का रिप्लेस होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन मिथॉक्सीफिनॉल होता है। यानी नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और एल्कोक्सी जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रिएक्शन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हम लोग एसिडिक बिहेवियर पढ़े, उसके अंदर उतनी सारी बातें थी जो आपने सीख लिया। अब एस्टरिफिकेशन आता है, सेकंड नंबर एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, अल्कोहल यानी अराइल अल्कोहल हो यानी फिनॉल हो या फिर मेरा एलिफेटिक अल्कोहल हो, दोनों में से कोई हो, रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। This reaction is carried out in presence of a small amount of concentrated H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया, ये काम आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। यानी एस्टरिफिकेशन का मतलब हुआ एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन, यानी अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है। तो ना अनहाइड्राइड के साथ भी ये बना सकता है। और आपको यहाँ पे बता दूं, किसी भी चैप्टर को ना बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैंने जब हेलो अल्कीन्स अरीन्स पढ़ाया है तो उसमें भी बताया था आपको कि पहले हेलो अल्कीन्स अरीन्स बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सारे चैप्टर में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मिलता जुलता सब कुछ आता है। उसी तरह से अगर आप एसिड हलाइड के साथ असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन आपको कराना पड़ेगा, पैराडीन डालना पड़ेगा। जैसे अभी से पहले एसिड डाल रहे थे, अभी पैराडीन डाला है। रीजन इसका क्या है, द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस पैराडीन सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो HCl बना ना ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से कि जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो वाई यूज पैराडीन। अब रिएक्शन नंबर बी पे आते हैं, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। अभी तक OH बॉन्ड को क्लीवेज कराया, अब CO को करा लीजिए।
रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाय क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड shown only by alcohols, सिर्फ अल्कोहल ये सिखाएगा। फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विथ जिंक, यानी आप जान लीजिए कि फिनॉल इस टाइप का रिएक्शन नहीं दिखाता है, सिर्फ जिंक के साथ दिखाएगा। यानी यहाँ पे जो पढ़ोगे इसलिए हेडिंग बना क्या, अल्कोहल्स, ठीक है, कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड अल्कोहल के साथ ही होगा, आपके बेंजीन रिंग के साथ नहीं होता है। तो जैसे इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हालाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, OH बॉन्ड को ब्रेक होना है, O वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, CO बॉन्ड, तो बस कुछ नहीं, OH यहाँ से हट जाएगा, OH माइनस हटेगा, इसलिए X माइनस आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये OH माइनस हट रहा है तो X माइनस यहाँ आ गया, तो RX बन गया H2O। किसी भी एक रिएक्शन को लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब समझें, डिफरेंट एल्कोहल्स मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रिएक्ट्स इन डिफरेंट रेट विथ HCl। तो क्या होता है कि देखिए ल्यूकस सॉरी alcohols are soluble in Lewis reagent, conc HCl plus anhydrous ZnCl2 को बोलते हैं Lewis reagent, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution। इस रिएक्शन का इस्तेमाल डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स के लिए किया जाता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में अंतर पहचान करने के लिए किया जाता है। होता क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, वो ल्यूकस रिएजेंट के साथ, यानी इस रिएजेंट के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेता है। उसको अनहाइड्रस ZnCl2 का भी नीड नहीं होता है, सिर्फ कॉन्क HCl डालिए और सेक कीजिए, बस फटाक से टर्बिडिटी देता है, गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। मतलब आप रिएक्शन में डालते जाएंगे, सेक करते जाएंगे और टर्बिडिटी देता जाएगा, तो ये पहचान हो जाता है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। तो और 2 डिग्री के साथ विदिन 5 मिनट देता है, 5 मिनट लगाता है, विदिन 5 मिनट, ठीक है, मतलब होगा वही काम। ल्यूकस रिएजेंट के साथ ही आप 2 डिग्री अल्कोहल डालेंगे, शेक करेंगे, तो वो आपको 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देगा, ठीक है। जबकि आपका जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी अल्कोहल, वो ल्यूकस रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये दोनों क्या कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे दिखा रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं दिखाएगा, थोड़ा हीट डालेंगे तो फिर वो कर देगा रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल हो रहा है आपका, तो ये काम कर जाएगा आपके प्रैक्टिकल में भी और ये क्वेश्चन में भी कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ल्यूकस रिएजेंट का करते हैं, जो होता है कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर, चलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइहालाइड्स, तो ये बहुत इजी है, आप ट्राइहालाइड्स के साथ रिएक्शन दें, पेंटाहालाइड्स के साथ दें रिएक्शन, तो उसके बाद आपको मिलेगा वही अल्काइल हालाइड। तो रिएक्शन यहाँ लिखा है, इसको ध्यान से देखें, बस बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखें, क्वेश्चन आया है एक बार कि बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो PX3 यानी ट्राई फास्फोरस ट्राइहालाइड के साथ फास्फोरस एसिड देगा, H3PO3 देगा। जबकि आप पेंटाहालाइड के साथ जब रिएक्शन दोगे फास्फोरस पेंटाहालाइड के साथ, तो वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाई प्रोडक्ट POCl3 बनता है। तो ये लिखकर प्रैक्टिस करें आप लोग, आप लोगों को आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन उठा के दे देगा एग्जाम में, बस जानना जरूरी था। सिलेबस में है, MCQs में पूछ सकता है, मान लो ये दे देगा इस तरह से रिएक्शन और पूछेगा यहाँ क्या बनेगा बताओ, ये दे देगा, क्योंकि ये उसको भी मालूम है कि आपने पढ़ रखा है कि अल्कोहल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा फास्फोरस ट्राइहालाइड के साथ तो अल्काइल हालाइड बनाएगा, ये सबको पता होता है। सिर्फ बाई प्रोडक्ट इसका पता आप रखिएगा, बाई प्रोडक्ट लिखने के लिए ऐसे फिल ऑफ द ब्लैंक्स में दे सकता है, ठीक है। आगे आइए, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वर्ड ही है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये डन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। ये है फास्फोरिक एसिड, जब यहाँ पे 3 था H3PO3, यहाँ देखिए H3PO3 है ना, यहाँ इसको फास्फोरस एसिड बोल रहे हैं और इसको फास्फोरिक एसिड बोल रहे हैं, समझ गए अंतर। और कैटलिस्ट सच एज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 और एल्यूमिना, मतलब इसमें से कोई भी रहेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 ले लीजिए, या जिंक क्लोराइड ले लीजिए, या फिर एल्यूमिना ले लीजिए, काम वही होना है, एक ही रिएक्शन सबसे होगा। तो बस यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है कि अल्कोहल लिया, हीट किया एसिड के प्रेजेंस में, तो अल्कीन बन गया, ऑब्वियस है अल्कीन बन जाएगा, ये ऐसे करके रिप्लेस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये फिर क्या है C2H5OH है आपका,
तो H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन दीजिए तो आपका बन गया अल्कीन। उसी तरह से सेकेंडरी एल्कोहल लिया, सेकेंडरी एल्कोहल जैसे ही लीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम खपत में भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा गुड है OH- को रिप्लेस करने के लिए। यहाँ से आसानी से ये काम हो सकता है, इसलिए यहाँ दिखाया गया कि 85% H3PO4 लिया गया 440 केल्विन पे, तो ये बन गया आपका। उसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल लीजिएगा तो 20% पे ही काम हो जाएगा आपका। 20% अल्कोहल डालेंगे, हीट भी करोगे 358 केल्विन पे, तो आपका अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सबका नाम लिखना आप लोग। इसका नाम लिखना 1 2 3 और लिखना प्रोपीन। इसको लिखना 1 2 3, तो आप लिखना 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, या इसको आइसोब्यूटाइलिन भी कहते हैं। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या दिखा आपको कि सबसे आसानी से यहाँ हुआ, उसके यहाँ सबसे बहुत मुश्किल से हुआ प्राइमरी के साथ, यानी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या हुआ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ मैकेनिज्म उस रिएक्शन का है जो अभी आपने बनाया अल्कीन। तो एक चीज मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि आपका OH CO क्लीवेज जो होगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज तभी हो सकता है जब आपका एल्कोहल प्रोटोनेटेड होगा। तो पहले आपने एल्कोहल को, जो बातें बताई थी उसको ध्यान में रखना है आपको कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ होगा तभी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होता है, H+ आयन जो आपके एसिड ने दिया है आपको इसके साथ जुड़ेगा, तो इस तरीके से बन गया। O पे है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल जिसको बोलेंगे इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब यही चीज यहाँ पे आया और स्लो प्रोसेस करेगा, यानी कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा आपका, स्लो रिएक्शन करेगा। और कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ से फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है वाटर। देखिए यहाँ वाटर बाहर आ गया, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये H जो है सेक्रीफाइस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ आयन के फॉर्म में निकल गया, यहाँ इसने दिया वही निकल के यहाँ बैठा है। और चूंकि इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव था, यानी इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन मिला, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की और डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया। तो C डबल बॉन्ड C H बन गया और H+ आयन जो कि रिएजेंट था वो आपको फिर से मिल गया, फिर से मिल गया। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आप बॉन्ड दोनों क्लीवेज कराएंगे हम लोग और पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है कि OH बॉन्ड भी ब्रेक करेगा और CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, CO बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, H बॉन्ड और OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ से H और यहाँ से H निकल रहा है तो H2 निकल जाएगा, इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एज दिस इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो काम करेगा, एकदम ये सब याद कर लीजिए। शुरुआत में एक लिखाया था आपको रिडक्शन वाला, है ना, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, तो वो वाला चीज भी याद रखिए दिमाग में कि वो रिडक्शन के लिए काम करता है। वो जो एजेंट था निकेल पैलाडियम पैलाटिनम, तो वो सब याद रखिए। रिडक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है, न्यूट्रल या एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। तो देख लीजिए प्राइमरी एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा पहले एल्डिहाइड में, चूंकि आपको बता दिया गया कि डबल बॉन्ड O, डबल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस होता है इस क्लीवेज से, ऑक्सीडेशन से। तो बस ऑक्सीडेशन कराइए, एल्कोहल का एल्डिहाइड दे देगा। ये सब कन्वर्सन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीडेशन कराएंगे। एकदम दिमाग में बैठाइए इसे कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कोई भी एक एग्जांपल आप लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे और बन गया आपका
अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया तो एक ही बार में अल्कोहल कण उड़ के आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, डायरेक्ट बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय क्रोमिक अनहाइड्राइड क्रोमिक अनहाइड्राइड CrO3, ठीक है। इसे आप क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, अब बार बार नहीं बताने की नीड है कि ये एक सेकेंडरी क्यों है। सेकेंडरी अल्कोहल लिया, रिएक्शन कराओगे कीटोन बना देगा, ये भी कार्बोनाइल ही है। टर्सरी अल्कोहल डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास किस चीज की कमी है, इसके पास देखिए क्या कमी है। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको, इसके पास तो H है ही नहीं ना, इसके पास H है ही नहीं तो तोड़ेगा क्या। अभी तक जो था ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसा था, तो ना यहाँ टूट गया, ये टूट गया ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, जिससे ये इंट्रोड्यूस हुआ C डबल बॉन्ड। इसके पास तो है ही नहीं तो तोड़ेगा कैसे। इसलिए ये जो होता है नहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। लेकिन लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन डाला जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन आप डालोगे तो ये आपको क्या दे देगा, क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। यानी जितना लेकर आप चलोगे उससे कम मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 था, यहाँ पे 2 ही वाला मिला, यानी मिक्सचर देता है ये। तो ये बहुत यूजफुल मेथड नहीं होता है, फिर भी ये था। अगर ये सवाल उठता है कि टर्शियरी अल्कोहल से बनाना ही है कुछ, आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन देना होगा, और ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसी रिएक्शन को जो अभी-अभी आपने ऑक्सीडेशन कराया, उसको एक डिफरेंट मेथड से करा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में। एक्शन ऑफ हॉट कॉपर, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल्स का जब डिहाइड्रोजिनेशन करें, यानी कॉपर के, हॉट कॉपर यानी 573 केल्विन पे गर्म कॉपर में जब प्राइमरी अल्कोहल पास कीजिएगा तो वो आपको एल्डिहाइड देगा। अल्कोहल एल्डिहाइड देगा कॉपर में, जब आप हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन देंगे, रिएक्शन मीन्स क्या, इसके साथ पास कराएंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। ध्यान रखिए इसे, इस रिएक्शन को, ठीक है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल आप ले लेंगे तो सेकेंडरी ऑब्वियस है कि कीटोन देगा, सेकेंडरी क्या देगा, कीटोन देगा। और टर्शियरी जो आपका है वो अल्कीन देगा। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते ये तो याद कर लेते हैं कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन दे देगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल तो ये करेगा नहीं, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता इस रिएक्शन में। यहाँ पे जब आप पास कराओगे तो यहाँ पे आपको अल्कीन देगा, क्या देगा, अल्कीन देगा। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड नहीं देगा यहाँ पे। यहाँ इसी कॉपर से जब आप इस टर्शियरी अल्कोहल को पास कराओगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन। ये इन दोनों ने डिहाइड्रोजिनेशन किया, ये प्राइमरी ने और सेकेंडरी ने डिहाइड्रोजिनेशन किया, जबकि आपके टर्शियरी ने डिहाइड्रेशन किया। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, अभी तक जो आपने पढ़ा वो अल्कोहल्स का था, अब फिनॉल की बारी आती है। तो फिनॉल आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। हलो अल्कीन्स और अरीन्स में ये आप जानिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं करता है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है जिसमें ये नाइट्रेशन करेगा, तो नाइट्रेशन, फिनॉल को नाइट्रेशन करना है तो फिनॉल लिखा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन दीजिएगा 298 केल्विन पे, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा कौन, आपका नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है ना वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि अल्कोहल है, OH ग्रुप है यानी कि हाइड्रोक्सी है, वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जगह देगा कहाँ, नाइट ऑर्थो पोजीशन पे, अदरवाइज पारा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंदर आपका कि ऑर्थो और पारा जो ये आपने बनाया, ऑर्थो और पारा है ना, आइसोमर्स,
तो ये कैसे सेपरेट होगा, तो इसको सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के साथ। रीजन क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू intramolecular H bonding, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular H bonding, which causes the association of molecules। यानी कि आपका जो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है, जबकि आपका पारा पोजीशन वाला इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। किसका, वोलाटाइल दोनों अलग अलग होता है। जैसे देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, वाइल पारा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलाटाइल होता है। तो कहने का मतलब इसी डिफरेंस के कारण इसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आप सेपरेट कर पाते हैं। और ये दोनों चीजें आपको दिखा भी देनी है कि क्या इंट्रा क्या है और इंटर क्या है। इंट्रा और इंटर का डिफरेंस भी समझा देना है एग्जामिनेशन में लिखते वक्त, ठीक है। अब देखिए जो रिएक्शन अभी आपने करवाया डाइल्यूट HNO3 के साथ, उसे कॉन्क HNO3 के साथ करवा लीजिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जैसे ही डालेंगे आप, तो तीनों पोजीशन पे यानी और दोनों ऑर्थो और एक नाइट्रो पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ से होता है ना काउंटिंग, एक नंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है, हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। बस फिनॉल लिया, कॉन्क HNO3 डाला, बन गया पिक्रिक एसिड। बशर्ते कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब आते हैं सल्फोनेशन पे, तो बस सल्फोनेशन में फिनॉल को लेना है, कॉन्क H2SO4 डालना है, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि फिनॉल है कैसा ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिनॉल क्या है मेरा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पोजीशन पे डालेगा। बस कुछ नहीं करना है, मेहनत ही नहीं है, खाली एल्कोहल का याद कर लिया दिमाग में कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पोजीशन पे डालेगा, पारा पोजीशन पे, यानी दो बनाएगा। एक तो पारा मेजर होगा, पारा पे जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू सिमेट्री, और ये माइनर होगा, लेकिन बनेगा दोनों, ठीक है। आप उसी तरह से हेलोजिनेशन करा लीजिए। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दीजिएगा तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देगा आपका। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 और CH2 एंड एट लो टेम्परेचर मोनोब्रोमोफिनॉल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो मोनोब्रोमो बनेगा, लेकिन यही जब आप बढ़ा दीजिएगा, अपने रिएक्शन के कंडीशन को चेंज करिए। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। यानी जैसे ब्रोमीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए आप और फिनॉल डाल दीजिए, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देगा, जो व्हाइट पीपीटी के रूप में आपको प्राप्त होएगा। तो ब्रोमीन दो तरीके से रिएक्शन करेगा, यानी लोअर कंडीशन में लेके जाइएगा, लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट के साथ उसको रख के रिएक्शन कराइएगा, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पारा देगा। जबकि अगर आपने ब्रोमीन डाला एक्सेस अमाउंट में, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के फॉर्म में, जो व्हाइट पीपीटी होता है। अब इसके अंदर का कुछ नेम रिएक्शन भी आ गया। कॉल्वे रिएक्शन देख लेंगे। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी नेम रिएक्शन बताया जाए तो उसमें आपके एज कुछ भी फेर बदल आपने नहीं करना होता है, सब कुछ सेम होना चाहिए, यानी जो रिएजेंट उसने यूज किया है वही आपको लिखना है। तो देखिए कॉल्वे रिएक्शन आता है नेम रिएक्शन के तरीके से। तो सोडियम फिनॉक्साइड पता चल गया आपको क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ CO2 एट 400 केल्विन अंडर अ pressure of 4 से 7 atmosphere followed by acidification gives 2-hydroxy benzoic acid salicylic acid as the main product. This reaction is called Colway reaction। तो ये थ्योरी हो गया इसका। रिएक्शन यहाँ ये है, फिनॉल है, NOH के साथ रिएक्शन करा के उसको पहले आप किस क्या में कन्वर्ट करा लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड में। तो यहाँ से शुरू होता है कॉल्वे साहब का काम। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड को हीट करना है विथ CO2, हीट करना है विथ CO2। उसके बाद 400 केल्विन अंडर प्रेशर 4-7 एटमॉस्फेयर लिखा है थ्योरी में, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया, CO2 के साथ। और जब फर्दर आप उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे
तो वो आपको क्या देगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। और आपको पता है ना, सीनियोरिटी में ये सबसे ऊपर है OH से, मतलब सबसे ऊपर का फंक्शनल ग्रुप यही है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दिया गया। तो 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे कॉमन नेम में बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सैलिसाइलिक एसिड बना, ये कॉल्वे रिएक्शन है, और सैलिसाइल अल्डिहाइड बना देगा तो उसे बोलेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as Reimer-Tiemann reaction. तो क्लोरोफॉर्म aqueous NaOH लिया फिनॉल के साथ, तो इंटरमीडिएट बनाएगा पहले, ठीक है, और फिर फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन दीजिएगा और एसिड हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। चाहिए तो यहीं पे लिख देते, इसी एरो पे आप H+ आयन लिख के भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लो, नहीं तो फिर ऐसे करो। यहाँ पे आपने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन देके पहले एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करा के Na+ को यहाँ से हटा दिया और ये बन गया आपका OHCHO। तो यहाँ पे हो गया मेरा, यहाँ COH ग्रुप था तो सैलिसाइल अल्डिहाइड था, सॉरी सैलिसाइलिक एसिड था, और यहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो सैलिसाइल अल्डिहाइड हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा लिख के, इसके एजेंट को याद रखना होगा कि क्लोरोफॉर्म के साथ होता है, फिर कॉलवे में आपको CO2 गैस होता है, लिया जाता है, मतलब CO2 के साथ रिएक्शन एट 400 केल्विन और 47 एटमॉस्फेयर पे कराया जाता है। तो ये नेम रिएक्शन है, इसको पढ़िए, इसको कॉपी पे खुद से लिखिए और इन सब का नाम जरूर याद कीजिए, लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप देखिए, रिएक्शन विथ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट करा दीजिए। तो फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन देने पर ये बेंजीन बनाता है। बहुत पॉपुलर कन्वर्सन है ये, देखिए मैंने पहले से भी स्टार मार के रखा था इसे कि ये बहुत पॉपुलर है कि फिनॉल से बेंजीन बनाना। तो जिंक डस्ट डालो और फिनॉल से बेंजीन बन जाता है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक होता है, तो फिनॉल को Na2Cr2O7 ये एसिडिक मीडियम में लेकर प्रोसेस कराते हैं तो डाइकीटोन्स बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन बोलते हैं, यही है वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब आइए सम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स को देख लेते हैं। तो 2 एल्कोहल्स को कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट माना जाता है, मेथेनॉल को और एथेनॉल को, यानी पहला और दूसरा मेंबर को। 2 इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। मतलब यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, 2 इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली, 2 इम्पोर्टेंट कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल होगा, 2 कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल होगा, एल्कोहल्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये कट कर दीजिए, ओके। चलिए, मेथेनॉल क्या है, आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। ये सब ध्यान रखिए कि मेथेनॉल को वुड स्प्रिट कहते हैं एज इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मेथेनॉल बनाया गया था, इसलिए पहले अर्लियर, तो इसके कारण इसे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल फॉर्म्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड at high pressure and temperature in the presence of ZnOCr2O3 as a catalyst। तो बस ये रिएक्शन को कराया, मेथेनॉल बन गया। इसमें इम्पोर्टेंटली आप याद रखिएगा कि वुड स्प्रिट कहा जाता है, बनाया गया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। और कॉमर्शियली जब आप इसको बनाने की बात करते हैं आज के समय में कैसे बनाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, इस कंडीशन में तो मेथेनॉल बनता है। और ये एक, इट इज अ कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337 केल्विन, कलरलेस लिक्विड होता है ये, ठीक है। ये इट इज पॉइजनस इन नेचर, इन ingestion of even small quantities of CH3OH can cause blindness and large quantities cause even death. It is used as a solvent in paint. It is used for the formation of formaldehyde. ये सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। एथेनॉल हो गया, तो एथेनॉल को कैसे बनाया गया था अर्लियर, ये सब समझिए। अब तो बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन पहला शुरुआत कैसे हुआ वो समझना होता है। तो ये बना, जैसे देखिए आपके मेथेनॉल को बनाया गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, तो इसको बनाया गया है क्या, फर्मेंटेशन के थ्रू। एथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने के चांस होते हैं कि सुक्रोज को
जब इन्वर्टेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इन्वर्टेज तो वो कन्वर्ट हो जाता है, वर्ड मैच करा लीजिए। सुक्रोज को जब इन्वर्टेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है। अब क्या है, अब यही ग्लूकोज या फ्रुक्टोज आपका जो है वो जाइमेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ग्लूकोज ही लेंगे जाइमेज के प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल आपको कैसा अल्कोहल देता है, इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल देता है और CO2 गैस रिलीज हो जाता है। तो ये याद रखिए, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, जबकि ग्लूकोज जाइमेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, और जाइमेज फाउंड इन ईस्ट। तो देखिए, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में ये रिएक्शन होता है, क्योंकि अगर आपका एयर का प्रेजेंस होगा तो आपके अल्कोहल का कन्वर्सन होने लगा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो उसके नेचर को ही बिगाड़ देगा। तो जो बातें बताएगी वो यहाँ लिखा है, इसको देखेंगे आप। अब देखिए, ये भी क्या होता है, एथेनॉल भी आपका क्या है, कलरलेस लिक्विड है विथ बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी नेचर ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल के नेचर को खराब कर दीजिए। लोग ड्रिंकिंग करने लगते हैं तो क्या है, वो गलत बात है। तो उस अल्कोहल को डी नेचर कर देना, उसके नेचर को थोड़ा सा बिगाड़ देने को डी नेचर करना कहते हैं। तो डी नेचर करने के लिए क्या करते हैं, द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर। यानी कलर करने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है, और उसमें एक स्मेल डालने के लिए पैरिडीन का यूज किया जाता है। तो एमसीक्यूज फॉर्म क्या हो गया आपका, कि अगर मतलब आपके जो कॉमर्शियल अल्कोहल है उसको अनफिट करने के लिए, डीनेचर करने के लिए, उसके कलर को चेंज करने के लिए आप क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं। जबकि उसमें स्मेलिंग कराने के लिए पैरिडीन डालते हैं, जो कि एक बेस है नोन एज डीनेचर और डी नेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। Nowadays, large quantities of ethanol are obtained by hydration of ethene. चलिए, अब पढ़ेंगे ईथर। तो ईथर का जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है और जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दे रखा है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर को, वो कहाँ से करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से और फिजिकल प्रॉपर्टीज और देन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। विलियम ईथर सिंथेसिस नाम है इसका, विलियमसन सिंथेसिस लिखता है या विलियम ईथर सिंथेसिस भी लिख सकता है। ये जो मेथड है ये आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर को बनाने के लिए सही है। यानी ये लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। तो इसमें है क्या, कैसे होता है, इन दिस रिएक्शन एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड। ये है सोडियम अल्कोक्साइड, इसमें अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से हैलाइड और यहाँ से सोडियम बाहर हो जाता है और ये आपस में जुड़ के ईथर का निर्माण करता है। अगर R और R सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया, R डिफरेंट तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। R कुछ भी हो सकता है, यानी अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक रिएक्शन को ले, यहाँ पे आपको सोडियम इथॉक्साइड है, यहाँ इथाइल ब्रोमाइड लिया गया, तो ये आपको बना डाई इथाइल ईथर, जो कि एक सिमेट्रिकल ईथर है। उसके बाद आप अनसिमेट्रिकल लेकर बना लें, एक अनसिमेट्रिकल आपने लिया सोडियम टेट्रा सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया, ठीक है। तो ये CH3Br के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा आपको टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इधर से ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, इधर से मिथाइल है, ठीक है। अब देखिए लिमिटेशंस क्या है इसका, कहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बेस्ट यील्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन्ड होगा व्हेन द अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी होना चाहिए, और आपका अल्कोक्साइड जो होना चाहिए वो आपका टर्शियरी होगा। तब आपका बेस्ट यील्ड आएगा किसमें, अनसिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में। कारण क्या है कि आपका जो प्राइमरी हैलाइड्स है वो मोर सब्स्टिबल है टू SN2 रिएक्शन। उसी रिएक्शन को एक और फॉर्म में आप देखें, एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें टर्शियरी अल्कोक्साइड है और इथाइल ब्रोमाइड है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बना, जो कि एक आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है विथ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए, अब आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ले लिए, ओनली एलिमिनेशन अकर्स गिविंग अल्कीन्स।
यानी अगर आपने इस रिएक्शन के दौरान हलाइड को टर्शियरी कर दिया, यानी टर्शियरी हलाइड आपने लिया और सारा कुछ सेम है आपका, मतलब यहाँ पे टर्शियरी हलाइड ले लिया और यहाँ पे जो आपने अल्कोक्साइड लिया ना, सोडियम अल्कोक्साइड, उसको प्राइमरी कर दिया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपको हलो अल्कीन्स और अरीन्स में डिटेल में समझाई गई हैं। ठीक है, तो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाएगा, जिसके कारण कहा गया कि आपको अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो आपको कंडीशन को ध्यान में रखना होगा कि अल्कोक्साइड टर्शियरी रहेगा और हलाइड प्राइमरी होगा। ठीक है, विथ सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन अकर्स टुगेदर गिविंग अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स एंड अल्कीन्स। यानी आपने अगर सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों होगा, क्योंकि ये मिड में पड़ता है ना, SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन के बीच में पड़ता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो सेकेंडरी जो होगा वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे, और आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ईथर भी देगा और अल्कीन्स भी देगा। चलिए अब अल्कोहल से बना लेते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्क H2SO4 एंड एट 413 केल्विन। यानी सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए ये बढ़िया मेथड है। तो सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो डिहाइड्रेशन करते हैं किसका, अल्कोहल का, एट द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो आपका क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल ईथर बनता है 413 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है। ठीक है, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड H2SO4 H3PO4। अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है आपको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, H2SO4 या H3PO4 देके वही करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अल्कोहल लिया, अगर आपने उसी H2SO4 को डाला 443 केल्विन पे, यानी 443 केल्विन पे गर्म किया तो एल्कीन बन जाएगा। अगर इसी एसिड को लिया और सिर्फ टेम्परेचर को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, 413 केल्विन कर दिया, तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि अल्कोहल अल्कीन भी दे सकता है, अल्कोहल ईथर भी दे सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पे कि आपने रिएक्शन कंडीशन कैसे बैलेंस किया है। समझ गए। उसके बाद देखिए कुछ और रिएक्शन देख लीजिए एग्जांपल्स। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे ईथर दे देगा। इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे काम करता है। अल्कोहल लिया, एसिड जो है उसके कारण ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, एसिड ये अल्कोहल था, ये एसिड से आया H+ आयन, ये इसके पास चला गया तो बना OHH+, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको इसने यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना उसके कारण ये कार्बोकटायन बनाएगा, तो ये इसको जंप कराएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से ऐसे। तो जैसे ही दिया, देखिए ये यहाँ दे रहा है इसको, तो यहाँ पॉजिटिव बियर करेगा, देगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, जिसके कारण ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन यहाँ आके अटैच हो गया। देख रहे हैं आप इसे, H2O, तो H2O निकल गया। अब ये जो अटैच हुआ तो ये चूंकि ये वाला जो आपने ये जो ऑक्सीजन यहाँ आके अटैच हो रहा है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, इसके कारण इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। ये वाला ऑक्सीजन तो अपना वाटर लेके बाहर चला गया, तो फिर यहाँ से H+ आयन अपना मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा, और जो एसिड आपने कैटलिस्ट के रूप में लिया था वो आपको पुनः मिल जाएगा। तो द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। समझ गए कि इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा, वैसे ही ईथर को बनाने के लिए सुटेबल है, टर्शियरी में नहीं जाना है इसमें। जबकि आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में देखा कि आपका टर्शियरी अल्काइल हलाइड भी, मतलब टर्शियरी वाला ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता था ईथर के अंदर। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए, सिमिलरली अल्काइल अराइल ईथर्स, फिनोलिक ईथर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम फिनॉक्साइड विथ अल्काइल हलाइड। सोडियम फिनॉक्साइड लीजिए, अब मतलब अराइल वाले में आते हैं ईथर बनाने के लिए, और CH3Br यानी अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन दिया, अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हलाइड हीट किया तो ये एनेसोल, इसको एनेसोल बोलते हैं।
ठीक है, या जो अभी आपको पीछे बताया था कि मेथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं आप इसे, तो एनबीआर, NaBr, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ समझिए, एनेसोल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम मिथॉक्साइड, यानी कि इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए कि यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना दिया जाए, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, और इसके जगह पे CH3ONa कर दिया जाए, देखिए CH3ONa कर दिया जाए, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें मैंने आपको जब शुरुआत में ये कहा है, थंबनेल पे मैं लिखती हूँ कि मैं कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, तो वो मीन भी करती हूँ कि हाँ भाई वही करना है मुझे। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन उसका क्या होता है कि ये जो अराइल हलाइड है ना, वो मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन अल्काइल हलाइड्स होता है। ये क्या करता है, ये ये जो है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तरफ लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी जस्ट पढ़ाया गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट रखता है, न कि न्यूक्लियोफिलिक में। यहाँ देखिए, ये जब आप देख रहे हैं कि CH3Br टूटेगा, तो ये CH3 प्लस हो जाएगा और ये Br माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है इसके पास, यहाँ गया है। कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, जबकि यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जब ब्रेक होगा तो Na प्लस हटेगा और आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा CH3O माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। बातें समझ गए आप? रीजन मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, समझा दिया। हर तरीके से समझिए कि जब ये आपका ये एजेंट हो गया तो ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस और इसमें माइनस में, ये कैसे ब्रेक करेगा, ये माइनस ये प्लस में, तो अटैक कैसे कैसे होता है ये समझने में आपके आने लगेगा। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट में देखिए, फिजिकल स्टेट और कलर ओडोर में डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अदर लोअर होमोलगस ऑफ ईथर आर कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक ईथर स्मेल। डायपोलर नेचर भी होगा, कारण कि आपके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी दो दो, तो डायपोलर नेचर का तो होगा ही, नेट डायपोल इसमें काम करेगा। Because of the greater electronegativity of oxygen than carbon, the CO bond are slightly polar than thus have a dipole moment. ठीक है, यहाँ पे देन नहीं लिखेंगे, 10 होगा। बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल आपका क्या कर रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी बना रहा था, जिसके कारण एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा था और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। ईथर में वैसा नहीं होता है, यही रीजन लिखा गया है। बिकॉज अनलाइक अल्कोहल, ईथर डज नॉट फॉर्म एच बॉन्ड फॉर दिस एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट हैपन, यानी ईथर जो है वो एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, दैट्स वाई वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की अपेक्षा कम होता है। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कीजिए ईथर, अल्कोहल और किसी भी हाइड्रोकार्बन अल्केन का, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज वाले को लीजिए। तो देखिए, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर मास 74, ये अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर मास 74 है, क्योंकि दोनों आइसोमर्स शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, फंक्शनल आइसोमर्स है दोनों आपस में, ईथर और अल्कोहल। C5H12 ये आपका पेंटेन हो गया जिसका 72 होता है, नियरली सेम है। तो देखिए, इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसका 308 है, इसका 351 और इसका 309। तो सबसे ज्यादा किसका है? इसका है। इसका कारण क्या है कि ये अल्कोहल जो है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाता है, जबकि ये लोग नहीं बनाएगा, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्कोहल का ज्यादा होता है। ठीक है, बातें जो समझाई जा रही हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। सॉल्युबिलिटी जो है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी तो ऑब्वियस है, जो एच बॉन्डिंग विथ वाटर बनाएगा वो सॉल्युबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर ईथर्स इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड विद वाटर बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ऐसे दिखाया गया है आपको कि
ये ईथर जो है वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बनाए, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बना सकता है, लेकिन वाटर के साथ तो बना सकता है ये एच बॉन्डिंग। तो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बनाता है जिसके कारण सॉल्युबल होता है, लेकिन लोअर मेंबर सॉल्युबल होता है। जैसे जैसे यहाँ अल्काइल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एच बॉन्डिंग बनना पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन पोर्शन के बढ़ने से क्या हुआ कि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। बारी आती है डेंसिटी की, तो ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर। वाटर से सभी के सभी ईथर क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीवेज नहीं होगा, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर होगा और उससे रिएक्शन जो होगा वो देख लेते हैं हम लोग। ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड क्लीवेज करेगा। तो देखिए हलाइड के साथ रिएक्शन देंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RH देगा, यानी अल्काइल हलाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हलाइड बनाएगा। जैसे ईथर है, HX के साथ रिएक्शन दिया, RH हो गया, ROH बना, फिर ये ROH जो है HX के साथ रिएक्शन करेगा, RX बनाएगा। यानी X के जगह पे आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, R के जगह कोई भी अल्काइल ले सकते हैं। इन अल्काइल अराइल ईथर, जब अल्काइल और अराइल ईथर आप लेते हैं, आर क्लिव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे बात समझना जरूरी था कि अगर अगर मेरा ईथर कैसा है, अल्काइल और अराइल ईथर है, तो वैसे केस में अल्काइल के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वहां बॉन्ड ब्रेक करेगा, न कि अराइल वाले पोर्शन पे। कारण कि अराइल तो स्टेबल हो जाता है ना, रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल होता है देन अल्काइल ऑक्सीजन। इसलिए देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मान लीजिए ये ग्रुप है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये CO बॉन्ड इधर से भी है और इधर से भी है। तो ब्रेक जो आप दिखाओगे यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे ब्रेक होगा और ब्रेक करके HX के साथ रिएक्शन दोगे तो फिनॉल बन जाता है। तो ये एक फिनॉल बनाने का ये मेथड भी है कि आप ये बना सकते हैं इस तरीके से आप फिनॉल को भी, ठीक है। तो कहने का अर्थ समझ गए कि क्यों ये रिएक्शन में यहाँ ब्रेक होगा, सवाल उठता है ना, यहाँ क्यों नहीं ब्रेक किया, CO बॉन्ड ब्रेक करना था तो ये स्टेबल हो जाता है इसके कारण, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होगा, HI, HBr, HI। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है मैंने, CH3C CH3O CH3, यानी ये टर्शियरी हो गया, इधर से अल्काइल है। HI के साथ रिएक्शन देगा तो CH3OH बनाएगा और ये आपको टर्शियरी टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड दे दिया। इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को, कारण कि ये स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। फिर यहाँ पे एक बार रिपीट करती हूँ आपको, इससे पहले कि आप इसको पढ़ें हेलो अल्कीन्स और अरीन्स जरूर पढ़ें, उसमें ये जो SN1 मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म क्या है, क्या समझ रहे हैं आप स्टेबल कार्बोकटायन का मतलब, वो सब डिटेल में वहां बताया गया है, ठीक है। इसलिए वो वीडियो लंबी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपने बातें समझी कि क्या ये को क्या फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ये रिएक्शन देता है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि आप ध्यान रखिए कि HI, HBr, HCl, HI बड़ा है इसलिए जल्दी से ब्रेक करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी अधिक होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो देखिए जो बात कहा जाए वहां पे कहा है उसी बात को यहाँ लिखा है। देखिए ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस से स्लो स्टेप में हुआ, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। स्लो स्टेप में हुआ तो यहाँ कार्बोकटायन बना ना, देखिए ये वाला ग्रुप निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकल गया, तो यहाँ पे C पे प्लस आया जो कार्बोकटायन है। और चूंकि तीन तरफ से इसको क्या है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए ये स्टेबल कार्बोकटायन है, यानी टर्शियरी कार्बोकटायन को हम लोग स्टेबल कहते हैं। तो यही बोला गया कि टर्शियरी कार्बोकटायन बनाएगा जो स्टेबल कार्बोकटायन है, इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और ये I से फिर रिएक्शन हो जाएगा, I- से फास्ट रिएक्शन होगा, ये बन गया और ये बन के आपके सामने तैयार है।
तो ये हमारा हो गया क्या, जो बातें कही जा रही हैं उस बातों को समझाना भी ज़रूरी है कि लिख दिया उससे काम नहीं होता है। ये आप समझ रहे हैं कि कैसे काम कार्बोकैटायन बोला मैंने कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए SN1 मैकेनिज़्म है। अब SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म ये सब आपको देखना पड़ेगा उस क्लास में जाके उस वीडियो में। देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, आपको बता रखा है ये बात। और अल्कोक्सी ग्रुप है जो कि फिर अल्कोक्सी ग्रुप है, ये क्या करेगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म होता है, जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है टूवर्ड्स रिंग, और इस तरह से मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ से यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस करने के लिए टेट्रा वैलेंसी को यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ निगेटिव हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराया तो यहाँ पे निगेटिव हो गया इस केस में। फिर यहाँ देखिए इसको उठा के यहाँ किया तो यहाँ निगेटिव, और इसके कारण यहाँ निगेटिव था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव बेयर करेगा, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पर फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसका वापिस कर दीजिए, पुनः आपका बन जाएगा खाली रिंग में जो होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि जो रेजोनेंस होता है इसके अंदर वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आपने देखा ना कि यहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ पे निगेटिव चार्ज बना, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव बना, फिर आपने देखा यहाँ पारा पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पारा बोलते हैं। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव, फिर पारा पोजीशन पे निगेटिव, फिर से एक बार ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ निगेटिव, इसलिए ये लोग क्या होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या, ई प्लस, मैंने आपको अभी बताया है, ई प्लस का अटैक होना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ई प्लस का आना जुड़ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ई प्लस आएगा कहाँ, निगेटिव जहां होगा वही ना आएगा। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव है, एक पारा पोजीशन पे, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए ये लोग ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। समझ गए। अब है क्या है, ऐसे केस में क्या होगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या फिर पारा पे जाएगा, मतलब दोनों पे जाएगा, तो मेजर आपका पारा हो जाएगा और का माइनर ऑर्थो हो जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं मेहनत है, इसमें हैलोजिनेशन कराना है Br2 के साथ एथेनोइक एसिड के साथ करवाना रिएक्शन, मतलब Br2 इन एथेनोइक एसिड, तो रिएक्शन कराओ और Br2 को जोड़ना है, यानी ब्रोमीन को जोड़ना है, एक बारी ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बारी पारा पे जोड़ दो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लाएगा और पारा पे लाएगा। बस कर दिया, नाम लिख दिया इसका। ठीक है, उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट में दो तरह का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो बस चलिए, अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, तो यहाँ पे रिएक्शन में याद रखिएगा एजेंट अनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है, लेविस एसिड है ये, CH2 के परजेंस में, तो रिएक्शन क्या होगा, ये देखिए ये ब्रेक करेगा H प्लस CH3 प्लस, है ना, ठीक है, और ये Cl माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि अटैक करेगा ऑर्थो पे और पारा पे। बस हो गया, ऑर्थो पारा पे आ गया, ऑर्थो वाला मेजर, पारा वाला माइनर। ठीक है, उसी तरह से देख लिए ये असाइलेशन करा लीजिए, एथेनॉइल क्लोराइड है, तो ये मतलब देखिए फ्राइडल क्राफ्ट का दोनों रिएक्शन है, अल्काइलेशन भी असाइलेशन भी, तो जो आपको पूछेगा एग्जाम में आप वही लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एजेंट बदल रहा है। यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लिया हमने, मतलब इसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, एथेनॉइल इसलिए हुआ क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, तो क्या है कि इसके साथ रिएक्शन कराओगे सारा कुछ सेम रखना, बस यहाँ पर ग्रुप जो जमा हो जाएगा आके कहाँ पे, ऑर्थो पे और पारा पे। तो मेजर माइनर तो समझा दिया आपको, नाम लिख लो 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना इसको एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ग्रुप है, एसीटोफिनोन, इसलिए नाम हो गया मेरा क्या, 4 मिथॉक्सी, 4 पे मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, यहाँ से 1 2 3 4 पे मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। नाइट्रेशन कराना है, बस फटाक से नाइट्रेटिंग एजेंट डालिए, कौन H2SO4 एंड HNO3, तो नाइट्रो ग्रुप जो इंट्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा, पारा पे होगा, ऑर्थो पे होगा, पारा पे होगा। नाम खुद से इसका लिखिए, नाम इसका खुद से लिखिए,
ठीक है। और यहाँ पे खत्म हो गया ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वन शॉर्ट वीडियो किया है, वन शॉर्ट क्लास किया है आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई हो, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ सीखा हो। कहीं कोई परेशानी हो बताएं, वीडियो को पूरी वॉच करें, मतलब पूरा बिना वीडियो आप देखें कुछ भी असेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।